राधे राधे आप सभी को। अब चलिए आज की इस वीडियो में हम डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड कुछ मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड मेंस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इसी के साथ कुछ डाउट्स जो स्टूडेंट ने मुझसे मैसेज करके पूछे थे उनको भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन? डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है जी? डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग मीन्स मरते हुए आदमी। ठीक है, मरता हुआ आदमी। और डिक्लेरेशन मीन्स कथन और स्टेटमेंट। तो डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स मरते हुए आदमी की स्टेटमेंट या मरते हुए आदमी की डिक्लेरेशन। अभी वो आदमी मरा नहीं है, ठीक है, अभी वो आदमी मरा नहीं है। ओके, तो डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स मरते हुए आदमी की स्टेटमेंट। एंड डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी ओरल और रिटन। ओरल डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स विच इज नॉट रिड्यूस इनटू राइटिंग। ठीक है, जिसे वर्बली यानी मौखिक तौर पे बोला गया है। और रिटन डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स जिसे राइटिंग में रिड्यूस किया गया है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में रिड्यूस किया गया है। ओके, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन को लेके एक क्विक ओवरव्यू था। अब चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करके चलिए यू आर अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन अ केस एंड यू वांट टू प्रूव डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ डिसीज इन कोर्ट। और आप डिसीज की डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करना चाहते हो, बट डिफेंस काउंसिल ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि जनाब चूंकि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो अपने आप में एक हेयरसे एविडेंस है, चूंकि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो ओथ पर नहीं दी जाती, इट इज नॉट मेड ऑन ओथ एंड इट्स वेरासिटी कैन नॉट बी टेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन। और जो उसकी सच्चाई है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के तहत टेस्ट नहीं की जा सकती। देयरफॉर एडमिटिंग डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ डिसीज विल बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ natural justice. So, my lord, it must be rightly rejected. So, examine, as a public prosecutor, how will you convince the court to admit such dying declaration? क्वेश्चन समझ में आया ना आपके? क्वेश्चन बस इतना सा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में डिसीज के डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करना चाहता है, लेकिन डिफेंस काउंसिल ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। डिफेंस काउंसिल ने स्टेट किया कि जनाब चूंकि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो अपने आप में एक हेयरसे एविडेंस है, प्लस ना तो ओथ पर दिया जाता और ना ही क्रॉस एग्जामिनेशन के तहत हम उस स्टेटमेंट की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। तो इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट करना नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है और देयरफॉर आपको इस डाइंग डिक्लेरेशन को राइटली रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए, एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप कोर्ट को कैसे कन्विंस करोगे कि वो डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट कर ले? चलिए बताइए, आप जज को डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट करने के लिए किस तरह से कन्विंस करोगे? आप किन फैक्ट्स को कोर्ट के आगे पुट करोगे जिससे जो कोर्ट है वो आपकी बात से कन्विंस हो जाए? बताइए चलिए। तो देखो, अगर आपको याद हो तो इसके रेस्पेक्ट में हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। कौन कौन से 4 पॉइंट्स थे? याद है किसी को? Number 1 was death of declarant. Second, necessity rule. Third, a man will not meet his maker with lie in his mouth. And fourth, truth sits upon the lips of dying man. राइट? डेथ ऑफ डिक्लेरेंट, डिक्लेरेंट का मर जाना, नेसेसिटी रूल, रूल ऑफ नेसेसिटी कि चूंकि वो जो पर्सन है वो मर चुका है इसलिए वो कोर्ट में आके अपनी गवाही नहीं दे सकता। थर्ड वन इज द मैक्सिम कि मरने वाला व्यक्ति कभी भी अपने मेकर से, कभी भी अपने भगवान ईश्वर अल्लाह से झूठ बोल के नहीं मिलेगा। एंड फोर्थ वन इज मरते हुए आदमी की जबान पर सत्य स्वयं विराजमान हो जाता है। तो आप इन फैक्टर्स के थ्रू
जज को डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल करने के लिए कन्विंस कर सकते। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पर्सन को बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, ठीक है। सपोज करके चलिए जो विक्टिम है या जो इंजर्ड पर्सन है उसकी बॉडी पर 2 बुलेट राउंड फायर किए गए हैं और उसकी जो बॉडी है वो खून से लथपथ है, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब वो डॉक्टर को स्टेटमेंट करता है कि मुझे रा 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 और इतना कहते हुए वो मर जाता है, ठीक है। डिसीज डॉक्टर को स्टेटमेंट देता है कि मुझे रा 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 और इतना कहते हुए वो मर जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये जो डीडी है ये एडमिसिबल होगा? क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होगा? बताइए, सोचिए, चलिए सोच के आंसर करिए। तो आंसर इज नो। Why? Because DD will be admissible when the declarant has complete his sentence, and in the above case, dying declaration is not complete. Deceased has not completed his sentence or word as to cause of his death, so such dying declaration will not be admissible. ठीक है भाई, आप खुद लॉजिक सोचिए कि हमें क्या मालूम डिसीज मरते समय क्या कहना चाह रहा था। हमें क्या पता कि वो राम कहना चाह रहा था या राहुल कहना चाह रहा था या राघव कहना चाह रहा था या राजेश कहना चाह रहा था या राकेश कहना चाह रहा था, हमें क्या मालूम, राइट। तो सिंस डिसीज हैज नॉट कंप्लीटेड सेंटेंस और वर्ड एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, देयरफॉर सच डाइंग डिक्लेरेशन विल नॉट बी एडमिसिबल। अगर आपने बटुकलाल बहुत अच्छे से रीड किए तो आपको इस तरह के काफी एग्जाम्पल वहां मिल गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what all factors to be keep in mind before considering dying declaration as a substantive piece of evidence? डाइंग डिक्लेरेशन को सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर कंसीडर करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या फैक्ट्स माइंड में रखने होंगे? तो बताइए, क्या लगता है आपको इसका आंसर? चलिए वो सारे फैक्टर्स मेंशन करिए that are to be kept in mind before considering DD as a substantive piece of evidence. तो क्या होगा इसका आंसर? लाइक क्या डिसीज ने एक्चुअली में मर्डरर को देखा था? क्या डिसीज ने अपनी आंखों से एक्चुअली में मर्डरर को देखा था? Whether disease was in fit state of mind or not, उसकी मेंटल कैपेसिटी ठीक थी या नहीं? कहीं वो डेल्यूजन में तो नहीं था? कहीं वो अनकॉन्शियस तो नहीं था? यानी कहीं वो बेहोशी की हालत में तो नहीं था? क्या उसने अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट की थी या नहीं? क्या उसने वो लास्ट अपॉर्चुनिटी अपने एनिमीज को इंप्लीकेट करने के लिए तो यूज नहीं की थी? ऐसा तो नहीं उसने सोचा कि मैं तो मर ही रहा हूं, अपने दुश्मन को भी मारता चलूं कि हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे। फिर नेक्स्ट, क्या उसे किसी ने ट्यूटर या कोच तो नहीं किया था? कहीं ऐसा तो नहीं उसे किसी ने आके कोचिंग दे दी हो कि इस तरीके से तू इस पर्सन को इंप्लीकेट कर देना? यानी वो जो डाइंग डिक्लेरेशन था वो ट्रूथफुल था या नहीं? ओके, सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स शुड बी कंसीडर्ड बिफोर एडमिटिंग डाइंग डिक्लेरेशन एज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करके चलिए एक लेडी को उसके हस्बैंड ने केरोसिन छिड़क के आग लगा दी। Now she is admitted to hospital. The lady made the statement to the nurse that my husband burned me and after that she died. Now public prosecutor wants to prove dying declaration of deceased. अब आप डिफेंस काउंसिल की स्मार्टनेस देखिए। डिफेंस काउंसिल ने सेक्शन 32 में से एक लूपहोल को निकाला और कोर्ट में एक कंटेंशन रेज करी कि जनाब सेक्शन 32 कंटेम्पलेट्स हिज स्टेटमेंट एंड नॉट हर स्टेटमेंट। सेक्शन 32 की जो वर्डिंग्स है, सेक्शन 32 हिज स्टेटमेंट से डील करता है, ना कि हर स्टेटमेंट से। एंड सिंस द डिसीज वाज लेडी एंड देयरफॉर
her statement will not be admissible as dying declaration. Now, as a judge in the above case, decide how will you determine the contention raised by defense counsel. बताइए इसका आंसर. तो आंसर इज expression his includes her also. Under IPC 1860, section 8 defines that word he includes any person. That means both male and female include under the word he. And thus, under section 32 of Evidence Act, the term his statement includes both his and her statement. Therefore, the contention of the defense counsel is liable to be dismissed and must be rejected with cost. Okay? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो सेक्शन 8 आईपीसी का खोल के देखिए. ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. ओके? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अच्छा, एक बात बताइए. सेक्शन 32 की वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, डेट इफ प्रोसिक्यूशन वर्जन and dying declaration version both are different, then in such case said dying declaration cannot be acted upon. जब प्रोसिक्यूशन का वर्जन और डाइंग डिक्लेरेशन का जो वर्जन है वो दोनों ही अलग अलग है, तो ऐसे केसेस में वो जो डाइंग डिक्लेरेशन है उस पर एक्ट नहीं किया जा सकता. और यू कैन से प्रोसिक्यूशन वर्जन विल प्रिवेल ओवर डाइंग डिक्लेरेशन. तो एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि सर आप इसको एक एग्जांपल से समझा सकते हैं तो प्लीज समझाइए. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बटुकलाल की बुक रीडिंग करने में अभी कसर रह रही है, अदरवाइज उन्हें ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया होता या उन्हें ये डाउट अराइज ही नहीं होता. एनीवेज, कोई बात नहीं, हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं. तो जैसे सपोज करके चलिए डॉरी डेथ का केस है. ठीक है, प्रोसिक्यूशन स्टेटेड दैट कि हस्बैंड और उसकी फैमिली ने ही वुमेन की डेथ कॉज की है. प्रोसिक्यूशन ने अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस भी प्रोड्यूस कर दिए. उसने दिखा दिया कि जनाब हस्बैंड की फैमिली ने केरोसिन छिड़क कर ही जो वाइफ है उसकी डेथ कॉज करी है. बट जो वुमेन थी वो बड़ी पतिव्रता महिला थी. उसको उसके घर वालों ने यह सिखा के भेजा था कि बेटा अब तुम्हारा पति ही तुम्हारा सब कुछ है, वही तुम्हारा परमेश्वर है, वही तुम्हारा भगवान है, उनकी खूब सेवा करना. वो चाहे कुछ भी करें, वो चाहे कुछ भी गए, उनके आगे कभी उल्टा मत बोलना. तो उस बेचारी बेटी के माइंड में भी यही सारी बातें फीट थी कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है. राइट? तो इसके चलते जो वाइफ है वो डाइंग डिक्लेरेशन में स्टेटमेंट करती है कि किसी ने भी मुझे आग नहीं लगाई, स्टोव फटने के चक्कर में मेरी जो साड़ी है उसमें आग लग गई और ये जो कांड है वो हो गया. ठीक है, तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन क्लियरली स्टेट कर रहा है कि किसी ने भी मुझे नहीं मारा, मेरी जो डेथ है वो एक एक्सीडेंट है. राइट? तो अब इस केस में क्या हुआ? प्रोसिक्यूशन वर्जन और डाइंग डिक्लेरेशन बोथ आर डिफरेंट. राइट? प्रोसिक्यूशन वर्जन क्या कह रहा है कि डिसीज को उसकी फैमिली ने आग लगा के मारा है, जबकि वाइफ ने डाइंग डिक्लेरेशन में क्या स्टेटमेंट दी कि स्टोव फटने के कारण मेरी साड़ी में आग लग गई और मुझे किसी ने भी जला के नहीं मारा. तो चूंकि प्रोसिक्यूशन वर्जन और डाइंग डिक्लेरेशन दोनों ही अलग अलग है, तो ऐसे केसेस में प्रोसिक्यूशन वर्जन विल प्रिवेल ओवर डाइंग डिक्लेरेशन. ठीक है? क्लियर? समझ में आया? बाकी देखो, हालांकि हर केस के पहलू अलग अलग होते हैं, हर केस के फैक्ट सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं, तो इस चीज को भी आप माइंड में रखिएगा. ठीक है? ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है, इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस. ऑलराइट? ये मैंने यहां बस एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करी है. ओके, आगे चलते हैं. अच्छा हाँ, आप एक कोचिंग के एग्जांपल और ले लीजिए. एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर कोचिंग कैसे दी जा सकती है, मरते हुए आदमी को भला कैसे कोच किया जा सकता है, किसी को कैसे पढ़ाया जा सकता है. तो देखो, जैसे सपोज करके चलिए 1 जनवरी 2021 को एक वुमेन को क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल एडमिट किया गया, लेकिन उसका जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है वो पूरी तरीके से ठीक है. वो बोल सकती है, सुन सकती है, किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट दे सकती है, अपने पूरे होश आवास में. ठीक है? 2-3 दिन बाद इस लेडी के जो माँ बाप हैं वो उससे मिलने पहुंचते हैं. लेट्स से
3 जनवरी 2021 की सुबह उसके घर वाले उससे मिलने पहुंचते हैं और उसी दिन 3 जनवरी की ही रात को वो डॉक्टर को स्टेटमेंट देती है कि मुझे मेरे इन-लॉज ने डॉरी के चक्कर में पीटा था। यानी मेरी ये जो हालत है मेरे इन-लॉज ने और मेरे पति ने ही की। और इस स्टेटमेंट के करने के बाद इस लेडी की डेथ हो गई। अब हस्बैंड की तो लंका लग गई, है ना। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप इस पूरे केस में कुछ अनयूजुअल या कुछ खिचड़ी स्मेल कर पा रहे हैं? भाई शुरू में 3 दिन जब वो बोल सकती थी, अपने सेंसेस में थी, तब उसने कुछ भी स्टेट नहीं किया, तब उसने किसी का भी नाम डॉक्टर नर्स को नहीं बताया। लेकिन जब उसके घर वाले आए तब उसने उसी रात अपने लॉस का नाम स्टेट कर दिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि लड़की के घर वाले ने उसे इस तरह की स्टेटमेंट देने के लिए सिखाया पढ़ाया होगा? देखो, मैं मानता हूं कि इस सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि वो जो लड़की है, वो जो वाइफ है, वो जो डिसीज है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई हो और डर के मारे वो अपना मुंह ना खोल रही हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, आई एम नॉट डिनाइंग इट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्चुअली में उसके पेरेंट्स ने उसको कुछ सिखाया पढ़ाया होगा और इस कारण से उसने अपने इन-लॉज को इम्प्लीकेट कर दिया, है ना भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? बात समझ रहे हो ना भाई। किसी भी नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन के माइंड में सबसे पहले बात यही हिट करेगी कि जब वो 3 दिन से अपने होशावास में थी, कुछ स्टेटमेंट कर सकती थी, तब तो उसने कोई स्टेटमेंट करी नहीं। अब 3 दिन बाद जब उसके माँ बाप उससे मिलने आए, उसी दिन उसी रात उसने डॉक्टर को स्टेटमेंट कर दी कि इस तरीके से मेरे इन-लॉज ने मुझे मारा है। तो क्या ये कोचिंग नहीं है? क्या उस डिसीज को कोच या ट्यूटर नहीं किया गया है? कनेक्ट कर पा रहे हो ना मेरी बात? तो ये कोचिंग या ट्यूटर का एग्जांपल है। ओके, बाकी इसके रिस्पेक्ट में आपको बटुकलाल के अंदर काफी सारे केसेस मिल जाएंगे, आप उनको रीड कर लेना, तभी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर करिए। इज डीडी रिक्वायर्ड टू बी मेड टू सम अदर पर्सन? क्या डाइंग डिक्लेरेशन को किसी अदर पर्सन को करना जरूरी है? क्या डाइंग डिक्लेरेशन के लिए जरूरी है कि वो किसी थर्ड पर्सन के आगे किया गया हो? बताइए। आंसर इज यस और आंसर इज नो। क्या लगता है साहब? आंसर इज नो। अरे भाई जरूरी थोड़े है कि मौकाए वारदात पर कोई थर्ड पर्सन प्रेजेंट हो ही। भाई मोस्टली क्राइम हमेशा सेक्लूडेड प्लेस पे होते हैं, सीक्रेट प्लेस पर होते हैं, तो वहां किसी थर्ड पर्सन का मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। तो अगर डिसीज ने अपने सेलफोन में अपनी डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कर दिया या वो किसी कागज पर पेन से लिखकर उस कागज को अपने पॉकेट में रख लेता है, तो ये भी तो डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर एडमिशन होगा, है ना। तो दैट मीन्स इन ऑर्डर टू मेक डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड टू सम थर्ड पर्सन। ठीक है, वेरी गुड। हाँ यार एक चीज और, पुलिस ऑफिसर डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करता है, देन दैट डजंट मीन कि इप्सो फैक्टो इट विल बी डिस्कार्डेड। जस्ट बिकॉज पुलिस ऑफिसर ने डिसीज की डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑन द फेस ऑफ इट उस डाइंग डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर दोगे। नहीं, अरे भाई डाइंग डिक्लेरेशन विक्टिम की स्टेटमेंट है, एक्यूज का कन्फेशन नहीं है कि उसे आप ऑन द फेस ऑफ इट रिजेक्ट कर दोगे। हाँ, पर ऐसे केसेस में जो कोर्ट है वो एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाती है। कोर्ट केस के सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करेगी। लाइक कोर्ट ये देखेगी कि जिस टाइम पुलिस ऑफिसर ने डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया, क्या उस टाइम मजिस्ट्रेट को बुलाया जा सकता था? क्या पुलिस ऑफिसर के पास इतना टाइम था कि वो नर्स, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट या किसी भी इंडिपेंडेंट विटनेस को बुला सकता था? अगर मजिस्ट्रेट पास में ही था और पुलिस ऑफिसर के पास उनको बुलाने का टाइम भी था, then also the police officer didn't call the magistrate and recorded the dying declaration himself, then this will raise doubt in the mind of court and court will altogether discard such dying declaration. ठीक है, सब केसेस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर ही डिपेंड करता है। अगर उस समय पुलिस ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट को कॉल कर सके, तो उस केस में वो खुद ही रिकॉर्ड कर सकता है ना। भाई आप खुद लॉजिक सोचिए, ऐसा थोड़े है कि अगर डिसीज डाइंग डिक्लेरेशन स्टेट कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर डिसीज को बोलेगा, अरे भैया बस आप आधा घंटा रुक जाओ, बस मजिस्ट्रेट साहब आते ही होंगे।
या आप 1 घंटा रुक जाओ, हम बस आपको लेकर मजिस्ट्रेट के आगे पहुंच ही रहे हैं। भाई उसकी मौत मजिस्ट्रेट के आने का इंतजार थोड़ी करेगी। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारी चीजें केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती है। ठीक है, बटुक लाल में सब कुछ दिया हुआ है यार, आप एक बार पढ़िए तो सही उसको। अच्छा, एक लास्ट चीज और डिस्कस कर लेता हूं। एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा था कि सर आप इनकैपेबल के एग्जाम्पल बता दीजिए एक बार। इनकैपेबल किस किस तरीके से एक पर्सन जो है वो इनकैपेबल हो सकता है। सेक्शन 32 में जो टर्म यूज हुआ है ना इनकैपेबल, तो देखो इनकैपेबल काफी सारे कारणों से हो सकता है, जैसे कि एक्सट्रीम ओल्ड एज के चक्कर में, एक्सट्रीम ओल्ड एज के चलते जो मेंटल कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आपने देखा होगा अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता या उन्हें कुछ पता नहीं रहता वो क्या कर रहे हैं। खैर पहले के जमाने में तो हम 90s के बाद ही एक्सट्रीम ओल्ड एज कंसिडर किया करते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आदमी जो है 60 के बाद सटियाने लगता है। मतलब 60 के बाद सटियाने का मतलब ये है कि वो जो अपनी मेंटल कैपेसिटी होती है उसकी वो उसे खो बैठता है। ही हैव नो कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस। लाइकवाइज एक पर्सन जो कोमा में है, इसी तरह एक पर्सन जो किसी एक्सीडेंट के चलते, जो किसी कार एक्सीडेंट या किसी अनदर एक्सीडेंट के चलते अपनी याददाश्त खो बैठा है। इसी तरह एक पर्सन जो कि अनसाउंड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से एक पर्सन इनकैपेबल की कैटेगरी में फॉल करता है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन हमने यहां डिस्कस किए और साथ में बच्चों के जो कुछ डाउट्स है उनको भी यहां क्लियर किया है। राइट, तो चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने इन सभी क्वेश्चन को राइटली आंसर किया है। अगर आपने इन क्वेश्चन का गलत आंसर किया है तो आपने कहां गलती करी? क्या आपने इन क्वेश्चन को जल्दीबाजी में अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, या आपने क्वेश्चन को ढंग से सुना ही नहीं? आपसे कहां गलती हुई, कहां आप लैग कर रहे हो? चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इन 4-5 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर रहा, मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ आप। अब चलिए जाते जाते हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एफआईआर में एक्स का नाम है जबकि डाइंग डिक्लेरेशन में वाई का नाम है। एफआईआर में स्टेट किया गया कि एक्स ने मुझे मारा है, वहीं डाइंग डिक्लेरेशन में स्टेट किया कि वाई ने मुझे मारा है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट इसका आंसर। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा क्यूआर कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।